नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे फुमियो 2 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रचनात्मकता के नाम पर अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत और मालदीव ने माले में चौथे रक्षा सहयोग संवाद में रक्षा संबंधों की समीक्षा की। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नई दिल्ली में निकात जरीन और मनीषा मौन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में विशाखापट्टनम में दूसरे एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे फुमियो 2 दिन के भारत दौरे पर कल सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां सप्रो हाउस व्याख्यान देंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी समझौते के तहत दोनों देश लगातार प्रगति कर रहे हैं। भारत और जापान के बीच पिछले वर्ष अब तक का सबसे अधिक 20 अरब 75 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच यह बैठक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब भारत G20 और जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। जापान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सहित आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G20 की भारत की अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 समूह की दूसरी बैठक आज गंगटोक में संपन्न हो गई। स्टार्टअप 20 समूह के अध्यक्ष डॉ चिंतन वैष्णव ने अपने समापन भाषण में कहा कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग स्टार्टअप परिवेश के बारे में प्रस्तुत किए गए विचारों पर आम सहमति का प्रारूप बना लिया गया है। एक रिपोर्ट। स्टार्टअप 20 सिक्किम सभा के अंतिम दिन समावेशी कार्यबल के तहत आधारभूत ढांचे, व्यापारिक गठबंधन, वित्त और स्थिरता विषयों पर बैठकें हुई। उसके बाद कार्यबल सदस्यों ने भविष्य की कार्रवाई के लिए सिफारिशें और टिप्पणियां प्रस्तुत की। बैठक में G20 राष्ट्रों के बीच जानकारी साझा करने और धन जुटाने जैसे विषयों के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया गया। साझा स्टार्टअप 20 कोष स्थापित करना, करों में एकरूपता लाना, क्षमता बढ़ाना और स्टार्टअप के लिए रेटिंग तंत्र बनाना, समाज के कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का आर्थिक समावेशन, सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना, G20 राष्ट्रों में स्टार्टअप के लिए नोडल एजेंसियां स्थापित करना जैसे विषयों पर नीति निर्माताओं ने सिफारिशें दी। गंगटोक से दिल्ली रामदुलाल और सैकत सरकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। भारत की अध्यक्षता में श्रम 20 की 2 दिन की बैठक आज पंजाब में अमृतसर में शुरू हुई। इसमें G20 देशों के श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और श्रमिक नेता श्रम संबंधी मुद्दों के समाधान पर विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की भी भागीदारी है। भारत के G20 की अध्यक्षता में सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक कल से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी उपस्थित रहेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रचनात्मकता के नाम पर अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने नागपुर में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इन प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अभद्र और अश्लील सामग्री की शिकायतों के प्रति गंभीर है। शिकायतें पिछले कुछ समय में बढ़नी शुरू हुई और डिपार्टमेंट इसको बड़ा गंभीरता के साथ ले रहा है। हम इसके ऊपर कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचेंगे, क्योंकि आजादी दी थी क्रिएटिविटी के लिए, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता ये स्वीकार नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र है। पहले स्तर पर निर्माता को प्राप्त शिकायतों का समाधान करना होता है और आवश्यक परिवर्तन कर 90 से 92% शिकायतों का समाधान निर्माता द्वारा ही कर लिया जाता है। शिकायत निवारण का अगला स्तर उनके संघ के स्तर पर होता है, जहां अधिकतर शिकायतों का निवारण हो जाता है। अंतिम स्तर पर शिकायतें सरकार के पास आती हैं, जहां स्थापित नियमों के अनुसार विभागीय समिति द्वारा कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं आने वाले दिनों में जैविक उत्पादों और कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देंगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। श्री शाह गुजरात के जूनागढ़ में जिला बैंक के मुख्यालय का शिलान्यास करने और नए एपीएससी किसान भवन का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में प्राकृतिक कृषि ही होगी। उन्होंने कहा कि अमूल ब्रांड प्राकृतिक कृषि के उत्पादों को प्रोत्साहन देगा, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। गृहमंत्री ने गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि देश अमृतकाल में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। ऐसे में युवा पीढ़ी को व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में छात्रों के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। श्री शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्र विश्व नागरिक के रूप में तैयार होंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के दौरान विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में अब मोटे अनाज की खेती वाले कुल क्षेत्र में काफी कमी आ गई है। उन्होंने इस कमी के मूल कारण का पता लगाने पर बल दिया। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियार और गोला बारूद रखने पर गिरफ्तार किए गए 7 लोगों को आज बाबा बकाला अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इन्हें अब 23 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने कल वारिस पंजाब देश संगठन से इन लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं 1 और दिन के लिए निलंबित कर दी। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि वारिस पंजाब डे का सरगना अमृतपाल सिंह अभी फरार है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों और फर्जी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। 14वीं नागालैंड विधानसभा का पहला सत्र कल शुरू हो रहा है। पहले दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। सत्र 28 मार्च को संपन्न होगा। एनडीपीपी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने इस महीने की 7 तारीख को शपथ ली थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मालदीव के बीच चौथा रक्षा सहयोग संवाद आज माले में हुआ। रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और मालदीव के रक्षा सचिव मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने इसकी सह अध्यक्षता की। बातचीत के दौरान वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने बढ़ते आपसी संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान वर्तमान द्विपक्षीय अभ्यासों पर चर्चा हुई और दोनों देशों ने इन अभ्यासों को और कठिन बनाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रक्षा सहयोग संवाद दोनों देशों के बीच परस्पर वार्ता का शीर्ष संस्थागत तंत्र है। रक्षा सचिव गिरधर अरमने ने बताया कि भारत इस रक्षा सहयोग संवाद में हुई साझा सहमति के आधार पर कार्य करेगा।
मालदीव यात्रा के दौरान रक्षा सचिव ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश राज्य मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भी मुलाकात की। श्रीलंका के सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में भारतीय मुद्रा में लेन देन करने के लिए खाता खोला। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार का लेन देन भारतीय रुपये में करने में आसानी होगी। श्रीलंकाई बैंक ने कहा है कि इससे स्थानीय उपभोक्ताओं को अमरीकी डॉलर में लेन देन करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सीमा पार व्यापार के लिए रुपये के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इससे दोनों पक्ष विदेशी मुद्रा के संकट से निपट सकेंगे। इसी तरह से भारतीय बैंक भी श्रीलंका में ऐसे ही बैंक खाते खोल रहे हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है पूर्वोत्तर राज्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। सांस्कृतिक और प्राकृतिक तौर पर बेहद समृद्ध देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से की अरसे तक शिकायत रही। विकास की धारा से दूर रहने की इस शिकायत पर पहली बार ध्यान दिया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। उसी दिशा में मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इसका असर अब उत्तर पूर्व में विकास की नई बयार के रूप में दिखने लगा है। 26 जुलाई 2015 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट की इस विकास यात्रा की यूं जानकारी दी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहां कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहां के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन और मनीषा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निकहत ने 50 किलो भार वर्ग में अल्जीरिया की बाउला रुमायसा को और मनीषा ने 57 किलो भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की टीना रहीमी को हराया। विशाखापट्टनम में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। 118 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय टीम 26 ओवर में मात्र 117 रन पर सिमट गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजस्थान के बूंदी जिले में बारिश तथा ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के प्रधानमंत्री कुशिदा फुमियो 2 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रचनात्मकता के नाम पर अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत और मालदीव ने माले में चौथे रक्षा सहयोग संवाद में रक्षा संबंधों की समीक्षा की। नई दिल्ली में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकहत जरीन और मनीषा मौन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानु